हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के जो आपका सॉइल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके और भी वीडियोस हम देख चुके हैं पहले। ये हम 3rd चैप्टर को देख रहे हैं, इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। तो इसके पहले की जो भी वीडियो है आप वो ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की जो सीरीज़ है वो क्लियर होगी। तो सभी वीडियोस आपको सवाल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहले पीछे की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पार्ट में जो 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, इंडेक्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर हम टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं सॉइल के। तो अभी हम विश्लेषण पढ़ रहे थे। जो भी आपके सवाल के कट है उनका विश्लेषण हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो चालनी की मदद से और एक आपका असाधन विश्लेषण होता है। तो चालनी विश्लेषण हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम असाधन विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चालनी विश्लेषण कब करते हैं और असाधन विश्लेषण कब करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका असाधन विश्लेषण है। और इसको हम कब करेंगे, 75 माइक्रोन से छोटे कण के लिए यह विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने से पहले मृदा का प्री ट्रीटमेंट एवं मृदा निलंबन का व्यासरण करते हैं। तो जो 75 माइक्रोन से छोटे कण होते हैं उनके लिए ही हम ये असाधन विश्लेषण करते हैं, और इससे बड़े जो कण होते हैं उसके लिए हम चालनी विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ आपको यही ध्यान देना है कि कितने जो कण का जो साइज होता है कितना होता है, तो हम असाधन विश्लेषण करते हैं और चालनी विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ असाधन विश्लेषण में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही हम देखेंगे, और जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, उसको हम पहले कवर करेंगे। तो असाधन विश्लेषण में बस आपको ये ध्यान देना है कि 75 माइक्रोन से छोटे कणों के लिए यह विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने से पहले मृदा का प्री ट्रीटमेंट एवं मृदा निलंबन का व्यासरण करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपका आ रहा है व्यासरण, इसको हम देखेंगे कि व्यासरण हम किसे कहते हैं। ये जो पूर्व शोधन एवं व्यासरण दिया गया है, तो इसको आप पूरा प्री ट्रीटमेंट या फिर जो भी व्यासरण है वो हम कैसे करते हैं, तो ये आप पूरा डिटेल यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर हम व्यासरण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर नोट में देखिए, व्यासरण एजेंट कई होते हैं जिसमें सभी प्रकार की मृदाओं के सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, जिसका व्यापारिक नाम कैलगन भी है, इसको मिलाने से त्रुटियां कम हो जाती हैं। असाधन विश्लेषण करने की दो विधियां हैं आपकी, पीपेट विधि और हाइड्रोमीटर विधि। तो यहाँ पर केवल हाइड्रोमीटर को आपके सिलेबस में जो दिया है हाइड्रोमीटर विधि दिया है, तो आप आगे देख सकते हैं हाइड्रोमीटर विधि को हम कैसे करते हैं। तो यह विधि 75 माइक्रोन की चालनी से छनकर निकलने वाले मृदा कणों का विश्लेषण करने के लिए अपनाई जाती है। जो 75 माइक्रोन की चालनी होती है, इससे छनकर जो मृदा के कण निकल जाते हैं उसके लिए ये विधि अपनाई जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ पर डिटेल आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले कवर करेंगे, और जिसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको ज़रूर पढ़िए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर कैलिब्रेशन के बारे में दिया गया, अंशांकन कैसे कैसे होता है, यहाँ पर पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये था आपका हाइड्रोमीटर विश्लेषण और प्रयोग विधि के बारे में। संशोधन कौन कौन से होते हैं, तो सभी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हाइड्रोमीटर विश्लेषण आपका क्या होता है। मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि इसको हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कण परिमाण वितरण वक्र। जो आपका कण परिमाण वितरण वक्र है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या होता है। तो मृदा प्रतिदर्श का यांत्रिक विश्लेषण जो मैकेनिकल एनालिसिस होता है, इसको करने के बाद प्राप्त कणों को ग्राफ पेपर पर वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे कण परिमाण वितरण वक्र कहते हैं। जो भी हम विश्लेषण करते हैं, यांत्रिक विश्लेषण करने के बाद प्राप्त कणों को हम ग्राफ पेपर पर वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इसी को हम जो भी आपका कण परिमाण वितरण वक्र है ये कहलाता है। यह दो प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला तो आपका कण परिमाप डी mm में, कण परिमाप हम किसको बोलते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और mm में इसकी यूनिट हम लिखते हैं। दूसरा हमारा है कण परिमाप डी से सूक्ष्म कणों का प्रतिशत भी हम दिखाएंगे।
तो ये वक्र हम बनाते कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स अक्ष पर कणों का परिमाण होगा पार्टिकल साइज, और वाई अक्ष पर परसेंटेज होगा। एक ये आपका कण परिमाप हो गया, और एक में आपका कण परिमाप डी से सूक्ष्म कणों का प्रतिशत भी निकालते हैं। तो इनका हम ग्राफ खींच लेते हैं। इस वक्र से मृदा के गुणों की जानकारी होती है। ऊर्ध्वाधर वक्र जो होगा आपका यूनिफॉर्म सॉइल के लिए होगा, समान परिमाण, जो समान परिमाण के कण होंगे, अर्थात समवर्गीय मृदा जिसको हम बोलते हैं। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं कण परिमाण वितरण वक्र, तो इसमें जो ये पॉइंट है आपका अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। और इसके आगे के जो भी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहला देखिए ऊर्ध्वाधर वक्र। यदि आपके पास ऊर्ध्वाधर वक्र आपको मिलता है तो ये आपका क्या डिनोट करता है, यूनिफॉर्म सॉइल, यानी कि समान परिमाण के कण जो ऊर्ध्वाधर वक्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समवर्गीय मृदा भी बोलते हैं। समान परिमाण के जो कण होते हैं उसको हम समवर्गीय मृदा बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है क्षैतिज वक्र, सभी प्रकार के कण उपस्थित अर्थात सुवर्गीय मृदा, इसको वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं, सुवर्गीय मृदा। तीसरा हमारा है ऊंचा नीचा वक्र, विशेष प्रकार के कण उपस्थित नहीं अर्थात कुवर्गीय मृदा, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो पहला तो आपका हो गया ऊर्ध्वाधर वक्र, जिसमें आपके यूनिफॉर्म सॉइल होते हैं, समान परिमाण के कण होते हैं, जिसको हम समवर्गीय मृदा बोलते हैं। अगर समान परिमाण के कण है तो उसको हम समवर्गीय मृदा बोलेंगे। और क्षैतिज वक्र में क्या होता है, सभी प्रकार के कण उपस्थित होंगे, तो इसको हम सुवर्गीय मृदा बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सॉइल। और ऊंचा नीचा वक्र में क्या होता है कि आपके विशेष प्रकार के कण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात इसको हम बोलते हैं कुवर्गीय मृदा। इन वक्रों को अर्ध लवगणकीय ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं और निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समान प्रकार की मृदाओं के वक्र का आकार समान होगा, कण परिमाण चाहे जो भी हो, जो वक्र मृदाओं के वक्र का आकार जो होगा सेफ होगा, वो आपका समान होगा। वितरण वक्र में असमानता अधिक होने के कारण साधारण ग्राफ पर दर्शाना कठिन है और बड़ा ग्राफ आवश्यक है, अतः अर्धलवगणकीय ग्राफ का प्रयोग अनिवार्य है। तीसरा जो पॉइंट है, समान आकृति वाले दो वक्रों में क्षैतिज दूरी मृदाओं के साइज के अनुपात के लवगणक के समान मानी जाती है। तो ये जो वक्र हम बनाते हैं उसके लिए बताया गया है। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ से ध्यान देना है कि समवर्गीय मृदा क्या होती है, कुवर्गीय मृदा क्या होती है और सुवर्गीय मृदा आपकी क्या होती है। चलिए हम देखते हैं। जो सुवर्गीय मृदा आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल है, जिसमें सभी प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, इसमें छोटे से बड़े सभी प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सुवर्गीय मृदा में जो वेल ग्रेडेड सॉइल है उसमें सभी प्रकार के कण छोटे से बड़े उपस्थित होते हैं, इसी को हम सुवर्गीय मृदा बोलते हैं। दूसरा हमारा है कुवर्गीय मृदा, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, इसमें किसी विशेष प्रकार के साइज के कण उपस्थित होते हैं और कुछ साइज के कण अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें सभी प्रकार के कण उपस्थित नहीं होते हैं, कुछ रहते भी हैं और कुछ नहीं भी रहते हैं, तो इसको हम कुवर्गीय मृदा बोलते हैं। तीसरा आपका है समवर्गीय मृदा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो इसमें अधिकतर कण एक ही परिमाण के उपस्थित रहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम कण होगा एक ही साइज के उपस्थित होंगे, तो उसको ही हम समवर्गीय यानी कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, समवर्गीय, कुवर्गीय, सुवर्गीय। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी परिमाण, इफेक्टिव साइज है, ये हम सवाल के लिए देख रहे हैं इफेक्टिव साइज, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अर्धलवगणकीय ग्राफ में प्रभावी परिमाण का तात्पर्य यह है कि मृदा का प्रभावी परिमाण का अर्थ उस चालनी के छिद्रों की माप से होता है। अर्धलवगणकीय ग्राफ में प्रभावी परिमाण का तात्पर्य यह है कि मृदा का जो प्रभावी परिमाण होगा, जो प्रभावी परिमाण का अर्थ है उस चालनी के छिद्रों की माप से होता है। यानी कि अभी हम देखेंगे आगे D10, यदि कहीं पर आपका लिखा गया है D10, ऐसा लिखा गया है, D आपका क्या है, यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया D10, तो इसका अर्थ मृदा प्रतिदर्श में सूक्ष्म कणों का भार 10% तथा स्थूल कणों का भार 90% है। D10 अगर लिखा गया है तो D आपका कण परिमाण है, जो आपका साइज होता है उसको हम D से यहाँ पर दिखाते हैं, और 10 जो उसके साथ नंबर लिखा गया है, तो जो नंबर उसके साथ लिखा गया होगा यानी कि वो उतने प्रतिशत जो है सूक्ष्म कण का भार है, उतना प्रतिशत मृदा, जो आपका 10 लिखा गया है तो 10% मृदा प्रतिदर्श में सूक्ष्म कणों का भार होगा। और बाकी जो 100% में से हम इसको देखते हैं तो 10% अगर निकाल दिए तो 90% आपका बचा, तो जो बच रहा है वो आपका स्थूल कणों का भार होगा 90%।
तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर D10 लिखा गया है तो D10 का मतलब क्या होता है कि इसमें जो 10 नंबर आपको दिख रहा है वो 10% सूक्ष्म कणों का भार है मृदा का, और जो बाकी जो 90 में से 10 अगर 100 में से 10 अगर हम माइनस करते हैं 90% जो बचता है तो वो आपका 90% स्थूल कणों का भार है। इसी तरह के आगे हम देखेंगे D30 अगर लिखा गया तो इसका अर्थ मृदा के कुल भार में 30% कण सूक्ष्म है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जो D के साथ नंबर लिखा गया है वो आपका सूक्ष्म कण का भार है, और बाकी 100 में से हम अगर उसको माइनस कर देते हैं जो बचता है आपका 70%, वो आपका स्थूल कण का भार होगा। तो ऐसे आपका D60 दिया गया है तो इसका अर्थ सूक्ष्म कणों का मान कुल भार का 60% है, और यहाँ पर जो स्थूल कणों का भार होगा वो कितना होगा 40% हो जाएगा। तो वितरण वक्र में D60, D30 और D10 के मान पढ़े जा सकते हैं, जिससे गुणांक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये जो D10, D30 और D60 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कण का परिमाण है, यहाँ पर दिखाया गया है, साइज यहाँ पर दिखाई गई है, तो कितना परसेंट इसमें सूक्ष्म कणों का जो भार है कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। तो ये D10, D30, D60 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड फार्मूले भी आपको आगे मिलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें 10 का क्या मतलब होता है, जो D के साथ नंबर लिखा गया है उसका क्या मतलब है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ये जो भी आपका कर्व बनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, कण परिमाण ये वितरण वक्र है, इधर पार्टिकल साइज mm में है, और इधर परसेंटेज आपका दिखाया गया है कितना परसेंटेज कौन से साइज के कण मिले हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ऊपर आपका बनाया गया है ये क्ले का पार्ट है, ये सिल्ट का है। सिल्ट में भी यहाँ पर 3 तरह के होते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स, यानी कि जो महीन कण होते हैं, मध्यम कण होते हैं और मोटा कण होते हैं। फिर आपका सैंड का पार्ट है, महीन, मध्यम और मोटा कण। फिर आपका ग्रेवल का पार्ट है। तो जो जहाँ तक कर्व जाएगा उस पार्ट को मतलब वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मृदा आपकी कैसी सिल्ट है, रेत है या फिर बजरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका सुवर्गीय मृदा का ये कर्व जो ए आपका दिख रहा है ये सुवर्गीय मृदा का है। दूसरा आपका देखिए सभी जो पार्टिकल होते हैं इसके लगभग समान जो परिमाण के होते हैं। दूसरा आपका वक्र है कुवर्गीय मृदा का, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ये जो वक्र आपको दिख रहा है देखिए इसमें कुछ कण उपस्थित होते हैं, कुछ नहीं भी उपस्थित होते हैं। तो इसका देखिए बिल्कुल कर्व कैसे है, तो ये आपका कुवर्गीय मृदा कहलाएगा, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। और जो सुवर्गीय मृदा है इसमें सभी प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं, चाहे छोटे कण हो चाहे बड़े कण हो, सभी प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होते हैं। तो इसको हम समवर्गीय मृदा बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ समवर्गीय मृदा यानी कि सभी प्रकार के जो इनमें जो पार्टिकल होते हैं लगभग सभी के कण परिमाण समान होते हैं। यहाँ पर आपको दिख गया। सुवर्गीय में सभी प्रकार के पार्टिकल उपस्थित होंगे, छोटे से बड़े सभी, और कुवर्गीय में कुछ पार्टिकल उपस्थित होते हैं, कुछ नहीं उपस्थित होते हैं। तो ये जो फर्स्ट कर्व है आपका सुवर्गीय मृदा है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के कण उपस्थित हैं। कुवर्गीय मृदा इसमें से कुछ उपस्थित होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और फिर आपका समवर्गीय है जिसमें आपके जो कण होते हैं लगभग सबके परिमाण समान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्र के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं अब D60, D10 और D30 जो ये आपको बताया गया। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसको जरूर नोट कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूला गुणांक के बारे में पढ़ेंगे हम। कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं और उनके फार्मूले क्या हैं, और इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी इसमें मिल जाएंगे इस चैप्टर में। तो देखिए वितरण वक्र से एलन हैजन के अनुसार 2 गुणांक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जो वितरण वक्र है इसके वितरण वक्र से एलन हैजन के अनुसार 2 गुणांक हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपका है समानता गुणांक और दूसरा आपका होता है वक्रता गुणांक। तो सबसे पहले हम समानता गुणांक की बात करेंगे। समानता गुणांक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं CU से। C का मतलब है आपका कोफिशिएंट और U का मतलब है यूनिफॉर्मिटी। तो C आपका कोफिशिएंट को डिनोट करता है, U आपका यूनिफॉर्मिटी को डिनोट करता है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट होता है उसको हम CU से डिनोट करते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं CU और CC में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा यूनिफॉर्मिटी जो आपका कोफिशिएंट है, समानता गुणांक है, वो क्या होता है, यह मृदा में D60 और D10 का अनुपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, कंपटीशन में भी ये बार बार पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये जो गुणांक का पार्ट है ये आपको उससे ज़रूर पूछा जाएगा। और इसमें आप समानता गुणांक और वक्रता गुणांक को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और इसको ज़रूर नोट कीजिए।
तो यहाँ पर यह मृदा में D60 और D10 का अनुपात होता है। D60 और D10 का मतलब हमने समझाया आपको पहले ही, अभी आगे भी हम इसको देखेंगे। तो D60 और D10 का अनुपात इसका मतलब क्या है कि D60/D10, C=D60/D10, यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है, समानता गुणांक होता है, D60 और D10 का अनुपात होता है। तो इसका जो फार्मूला हो गया यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का, C=D60/D10। तो ये फार्मूला हो गया। अब इस पर हम आगे देखते हैं। समानता गुणांक को CU से प्रदर्शित करते हैं। समान कणों वाली मृदा में CU का मान 1 होता है। जो समान कणों वाली मृदा, जैसे 3 प्रकार की जो मृदा हमने पहले बताया, समवर्गीय, कुवर्गीय और सुवर्गीय, ये तीनों भी आपको साथ साथ में याद रखना है। और समानता गुणांक, वक्रता गुणांक में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे होता है आगे हम देखेंगे। तो CU का मान 1 होता है। जो समान कण वाली मृदा होती हैं, जो आपकी समवर्गीय मृदा है समान कण वाली, इसमें CU का मान 1 होता है, तथा सुवर्गीय मृदा के लिए 1 से अधिक होता है। गुणांकों को निम्न भांति भी हम दर्शा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे पॉइंट कि समान जो कण वाली मृदा होती है, इसमें CU का मान यानी कि जो समानता गुणांक है 1 होता है। और सुवर्गीय मृदा के लिए, जिसमें आपके सही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, छोटे या बड़े, तो उसके लिए 1 से अधिक होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे, C=D60/D10। आगे हम देखते हैं। जो 3 प्रकार की मृदा थी आपकी, उसमें आपका समानता गुणांक कितने से कितने तक होता है। समवर्गीय मृदा में आप इसका डिफिनीशन जरूर याद रखेंगे। समवर्गीय और सुवर्गीय में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। समवर्गीय क्या होता है कि जिसमें सभी प्रकार के कण उपस्थित है, छोटे बड़े। तो समवर्गीय मृदा में समानता गुणांक कितना हो सकता है, 1 से 5 तक, इसकी लिमिट है 1 से 5 तक समानता गुणांक इसमें होता है। कुवर्गीय मृदा में, जिसमें कुछ प्रकार के कण अनुपस्थित भी रहते हैं, तो इसका जो समानता गुणांक होता है 5 से 15 तक आपको मिल जाता है। और तीसरा आपका सुवर्गीय मृदा है, इसमें समानता गुणांक 15 से अधिक होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सुवर्गीय मृदा, कुवर्गीय मृदा और समवर्गीय मृदा, तीनों के लिए तो आप जरूर याद रखेंगे कि समवर्गीय में समानता गुणांक कितने से कितने तक होता है, कुवर्गीय में कितना होता है और सुवर्गीय में कितना होता है। और इनका डिफिनीशन भी आप याद रखेंगे। समवर्गीय में सभी प्रकार के कण, आपके समवर्गीय में सभी जो कण होते हैं अलग अलग सबके पार्ट जो साइज होते हैं वो समान होती हैं। कुवर्गीय में कुछ उपस्थित होते हैं, कुछ अनुपस्थित होते हैं, और सुवर्गीय में सभी प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं। तो डिफिनीशन भी याद रखिए और इनका जो भी मान है वो याद रखिए। दूसरा हम देखते हैं वक्रता गुणांक। वक्रता गुणांक आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। जो कैपिटल C है वो आपका कोफिशिएंट को डिनोट करता है, और जो स्मॉल c है वो आपका कर्वेचर को डिनोट करता है। और उसमें आपका CU था, तो U का मतलब आपका यूनिफॉर्मिटी हो गया। तो वक्रता गुणांक का जो डिफिनीशन है वो क्या है, यह मृदा की आकृति को दर्शाता है। वक्रता गुणांक मृदा की आकृति को दर्शाता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, यह D30 के वर्ग एवं D10 और D60 के गुणनफल का अनुपात होता है। यहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं, यह D30 के वर्ग एवं D60 और D10 के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप एक लाइन अगर ये याद रखते हैं तो आपको फार्मूला भी पता रहेगा। C आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, D30 का स्क्वायर अपन D60 इंटू D10 का गुणनफल। तो ये आपका फार्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए, वक्रता गुणांक के लिए फार्मूला है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, C=D30 का स्क्वायर और D60 इंटू D10 का जो गुणनफल है। यहाँ पर क्या होगा, कुवर्गीय मृदा के लिए वक्रता गुणांक क्या होगा, 1 से कम होगा। कुवर्गीय यानी कि जिसमें कुछ पार्टिकल हैं और कुछ नहीं भी हैं, ये हो गया 1 से कम। और सुवर्गीय के लिए आपका CC का मान क्या हो गया, 1 और 3 के बीच होता है, 1 से 3 के बीच। रेत एवं ग्रेवल के लिए CC का मान क्रमशः 4 से 6, 4 व 6 से अधिक होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट का, समानता गुणांक और वक्रता गुणांक, और विशेषकर इनके फार्मूले C=D60/D10 और C=D30 का होल स्क्वायर अपन D60 इंटू D10। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अटरबर्ग की सीमाएं। अटरबर्ग लिमिट आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके अटरबर्ग की सीमाएं कौन कौन सी है, लिमिट्स कौन कौन सी है। मृदा में यदि पानी मिलाया जाए और उसकी मात्रा क्रमशः बदल दी जाए तो मृदा में द्रव, सुघट, अर्धठोस एवं ठोस किसी भी अवस्था में बदला जा सकता है। मृदा की सघनता का तात्पर्य है कि वह कितनी आसानी से मनचाही आकार में ढाली जा सकती है। मृदा की स्टिफनेस को भी व्यक्त करती है। तो इसके लिए इसकी लिमिट बताई गई है, क्या क्या अटरबर्ग की सीमाएं हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है, सुघट्य अवस्था, द्रव अवस्था, तो ये सभी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था आपका क्या है,
मृदा की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था में मृदा ठोस की तरह व्यवहार दर्शाती है, जिसमें जलांश शून्य एवं सामर्थ्य अधिक होती है। अर्ध ठोस अवस्था क्या होगी? सेमी सॉलिड। इसमें ठोस अवस्था से जलांश कुछ अधिक होता है, मृदा संतृप्त होती है, वायु नहीं रहती है, पानी अधिक होता है। अर्ध ठोस में सुघट्य अवस्था आपकी प्लास्टिक स्टेट किसे कहते हैं? सुघट्य अवस्था में मृदा बिना चटकन अर्थात दरारें पड़े बिना किसी भी आकार में इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं। इस अवस्था में मृदा से मूर्तियाँ या मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। इस अवस्था में पानी की मात्रा अर्ध ठोस अवस्था से अधिक होती है। चौथा आपका है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इस अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य नगण्य होती है, मृदा द्रव की तरह व्यवहार करती है। इसमें पानी की मात्रा अर्थात जलांश सुघट अवस्था से अधिक होता है। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं थी। मृदा में पानी की मात्रा मृदा को 4 अवस्थाओं में बदल देती है: ठोस अवस्था, अर्ध ठोस अवस्था, सुघट्य अवस्था और द्रव अवस्था। आगे हम देखेंगे इसकी लिमिट जो है वो लिमिट क्या होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द्रव सीमा, लिक्विड लिमिट। ये जो अभी लिमिट आपको बताया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ये भी ध्यान से देखिएगा। लिक्विड लिमिट आपकी क्या है, सीमा क्या है? द्रव सीमा, यह द्रव अवस्था एवं सुघट्य अवस्था के मध्य की सीमा है। ये द्रव अवस्था और सुघट्य अवस्था के मध्य की सीमा है। इसे हम WL से दर्शाते हैं। WL का क्या मतलब है? एल जो आपका डिनोट करता है लिक्विड लिमिट को, तो यहाँ से इसे हम WL से दर्शाते हैं। यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा है जिसके कारण मृदा अब भी द्रव अवस्था में है, किंतु उस मृदा में अब भी कुछ अपरूपण प्रतिरोध है। इसका जो भी डिफिनीशन हम दे सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव सीमा पानी की वह मात्रा है जिसमें इतनी अपरूपण सामर्थ्य है कि मानक चौड़ाई की दरार या खांचा काटने पर 25 आघातों पर कम से कम 10 mm लंबाई तक बहकर भर दे। तो ये डिफिनीशन है इनका, इस तरीके से हम बता सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यह द्रव अवस्था एवं सुघट्य अवस्था के मध्य की सीमा होती है और इसे हम WL से दर्शाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है लिक्विड लिमिट के लिए, द्रव सीमा के लिए। दूसरा हम देखते हैं जो आपका प्लास्टिक लिमिट है, सुघट्य सीमा। वो क्या होता है? सुघट्य सीमा को हम WP से दर्शाते हैं। P आपका प्लास्टिक को डिनोट करता है। यह सुघट्य अवस्था अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा है। जो आपकी 4 अवस्थाएं थी उन्हीं के बारे में इसमें बताया जा रहा है। जो आपकी द्रव अवस्था होती है, द्रव एवं सुघट्य अवस्था के मध्य की सीमा होती है। जो आपकी सुघट्य सीमा होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है, यह सुघट्य अवस्था एवं अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा है। इसका डिफिनीशन आपका यहाँ पर दिया गया है। मृदा में पानी की वो मात्रा जिसमें मृदा को लगभग 3 mm के धागे में ढाला जाए तो वह टूटे नहीं, परंतु और महीन करने पर वह टूट जाए, तो वही आपकी सुघट्य सीमा कहलाती है। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सुघट्य अवस्था एवं अर्ध ठोस अवस्था के बीच की ये सीमा होती है, प्लास्टिक लिमिट। तीसरा आपका है संकुचन सीमा यानी कि श्रिंकेज लिमिट। संकुचन सीमा को हम WS से दर्शाते हैं और यह मृदा की अर्ध ठोस अवस्था व ठोस अवस्था के बीच की सीमा होती है। तो जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक होती है वही आपको ध्यान रखना है, और किसे डिनोट करते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। तो मृदा के जल की वह मात्रा जिसे और कम करने पर मृदा पिंड के आयतन में कोई कमी नहीं होती, संकुचन सीमा आपकी कहलाती है। तो तीनों का हम याद रखेंगे कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है और श्रिंकेज लिमिट आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख सूचकांक। इसमें हम इनके फार्मूले देखेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले हम स्टेट देख लिए कि स्टेट आपके 4 तरह के होते हैं। मृदा में जब पानी मिलाते हैं तो मृदा को 4 अवस्थाओं में बदल देती है। ये आपका था 4 अवस्थाएं। और फिर हम देख लिए इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने से कितने के बीच की अवस्था को हम क्या बोलते हैं। तो ये आपके 3 लिमिट हो गए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। फिर हम देख रहे हैं इंडेक्स, जो आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, प्रमुख सूचकांक है, उसको हम देखेंगे और इसी में आपको फार्मूले मिलेंगे जहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूचकांक जो होते हैं मृतिका में मृदाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सूचकांक आपके निम्न होते हैं। पहला आपका क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो आपके लिमिट बताई गई उसी के नाम से है। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया पहला। द्रव सीमा से सुघट्य सीमा तक पहुँचने पर मृदा में सुघट्यता बनी रहती है, अर्थात द्रव सीमा और सुघट्य सीमा का अंतर ही सुघट्यता सूचकांक कहलाता है। इसे हम IP से प्रदर्शित करते हैं। I आपका इंडेक्स हो गया, P आपका प्लास्टिसिटी के लिए हो गया। तो यहाँ से जो इसका फार्मूला निकल के आता है IP = WL - WP, यानी कि जो लिक्विड लिमिट है आपका,
द्रव सीमा है और जो प्लास्टिक लिमिट है उनके बीच का जो अंतर है वही आपका सुगढ़ता सूचकांक कहलाता है, जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो ये फार्मूला आपका हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए, IP इक्वल टू WL माइनस WP। यहाँ पर IP आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, WL आपका लिक्विड लिमिट हो गया, WP आपका प्लास्टिक लिमिट हो गया। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो अंतर है वही आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पर WL आपका क्या है, देखिए द्रव सीमा, और WP आपका सुगढ़ सीमा है। नोट को हम जरूर देखेंगे, नोट पे आप ध्यान दीजिएगा। सुगढ़ता सूचकांक से मृदा में संपीड्यता एवं ससंजकता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा आपका पॉइंट है सुगढ़ता सूचकांक से मृदा की पारगम्यता के विषय में भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है जब आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, 0 होने पर मृदा ससंजनहीन कहलाएगी, यानी कि कोहेजन लेस मृदा कहलाएगी यदि IP का मान प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 आता है। दूसरा हम देखते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। संकुचन सूचकांक किसे कहते हैं, संकुचन सूचकांक को हम IS से दर्शाते हैं। I आपका इंडेक्स हो गया, S आपका श्रिंकेज हो गया। सुगढ़ सीमा और संकुचन सीमा के अंतर को ही हम संकुचन सूचकांक कहते हैं, यानी कि सुगढ़ सीमा आपका क्या हो गया और संकुचन सीमा WP और WS के जो अंतर है उसी को हम जो आपका संकुचन सूचकांक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप फार्मूला IS इक्वल टू WP माइनस WS। WP आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, WS आपका श्रिंकेज प्लास्टिसिटी यहाँ पर लिमिट हो गया और ये श्रिंकेज लिमिट हो गया WS। यहाँ पर देख सकते हैं WP आपका सुगढ़ सीमा और WS आपका संकुचन सीमा, इन दोनों का अंतर ही आपका संकुचन सूचकांक कहलाता है। तीसरा हम देखते हैं सघनता सूचकांक, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सघनता सूचकांक को हम IC से दर्शाते हैं। द्रव सीमा और जलांश में अंतर तथा सुगढ़ता सूचकांक के अनुपात को सघनता सूचकांक कहते हैं, यानी कि इनका जो फार्मूला हो गया आपका IC इक्वल टू WL माइनस W अपन IP। WL आपका लिक्विड लिमिट हो गया, W आपका जो भी जलांश है वो हो गया, IP आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। तो यहाँ से आपका IC का जो मान आ गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स का WL माइनस W अपन IP। यहाँ पर देख सकते हैं IP इक्वल टू WL माइनस W होता है, IP इक्वल टू WL माइनस W होता है। तो WL द्रव सीमा और W आपका मृदा जलांश है। नोट को हम देखेंगे ध्यान से। नोट में आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट यदि IC का मान 0 होता है तो द्रव सीमा के अंतर्गत है, यानी मृदा द्रव सीमा के अंतर्गत है। दूसरा पॉइंट IC का मान अगर 1 है तो मृदा सुगढ़ सीमा के अंतर्गत है, जब 0 है तो द्रव सीमा के अंतर्गत, जब 1 है तो सुगढ़ सीमा के अंतर्गत। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, यदि IC ग्रेटर देन 1, IC 1 से बड़ा है तो मृदा अर्ध ठोस अवस्था के अंतर्गत होगी। और IC इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि जो मान आता है निगेटिव, IC का मान अगर निगेटिव में आता है तो मृदा का जलांश द्रव सीमा से अधिक है, तो मृदा द्रव की तरह ही कार्य करेगी। तो ये आपका यहाँ से इंडेक्स और लिमिट और जो भी स्टेट बताया गया ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भी आपका यहाँ पर परीक्षण बताया गया, प्रयोगशाला परीक्षण जो भी होता है, तो यहाँ पर 2 तरह के टेस्ट आपके होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम द्रव सीमा, सुगढ़ सीमा और संकुचन सीमा प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जो हम टेस्ट करते हैं तो उसके द्वारा भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं हम इनको आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्रव सीमा परीक्षण। द्रव सीमा परीक्षण ज्ञात करने के लिए मुख्य विधियां निम्न है। आपका मानक द्रव सीमा उपकरण विधि है और दूसरा आपका शंकुवेधन विधि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं द्रव सीमा यानी कि लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए। एक हम श्रिंकेज लिमिट ज्ञात करते हैं और एक लिक्विड लिमिट हम ज्ञात करते हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, 3 लिमिट आपके होते हैं। तीनों लिमिट के लिए हम टेस्ट करते हैं लैब में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका सारे ऑपरेटर्स है। ये आपका एक पीतल की प्याली होती है और ये जो आपका लगा हुआ है ये सभी आपका ये ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स इस पे हम रखते हैं, यही आपका ऑपरेटर्स है। ये आपका हैंडल लगा हुआ है यहाँ पर। तो ऑपरेटर्स लग के हम यहाँ पर ऑपरेटर्स में हम जो भी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को इसमें भर देते हैं और उसके बाद से बीच में हम खांचा से काट लेते हैं, खाली जगह बना लेते हैं। किससे हम बनाएंगे, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। तो खांचा से हम काट लेते हैं, खाली जगह बीच में बना देंगे और उसके बाद से इस हैंडल को हम घुमाते रहते हैं जब तक ये जो भी बीच का गैप है फिल नहीं हो जाता है। जब फिल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम वही रोक देते हैं और वहाँ से अपना हम जो भी है वैल्यू वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो यही आपका होता है। सबसे पहले जो हम करते हैं लिक्विड लिमिट टेस्ट यहाँ से कर लेते हैं।
दूसरा आपका है स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट ऑपरेटर्स मेथड, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा टेस्ट हम कैसे करते हैं। बाकी जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, सुगठिता सीमा है आपका। दूसरा प्लास्टिक लिमिट अगर हम कैसे याद करते हैं, दो टेस्ट हम करते हैं यहाँ पर, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का। लिक्विड लिमिट आप देख लिए कैसे करते हैं, प्याली में हम क्या करते हैं, गीली मृदा भर देते हैं, बीच में हम खाली जगह बना देते हैं और उस हैंडल को घुमाते रहते हैं। तो जब तक वो खाली जगह जैसे भरना स्टार्ट हो जाता है वहीं पर हम रोक के, और जो भी अपना वर्क रहता है, जो भी वैल्यू हमको लेनी होती है वहाँ से लेके हम वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सुगठता सीमा आपका क्या है, मृदा की सुगठ सीमा ज्ञात करने के लिए नमूने को IS 425 माइक्रोन की सीप से छानते हैं और विद्युत भट्टी में रखकर सुखाकर इसे नमूने के 25 mm मृदा में आंसू जल मिलाकर गेंद बना लेते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल बना लेंगे। इस गेंद को उंगलियों की सहायता से कांच की प्लेट पर रोल करके एक धागा बनाते हैं। ऐसे जो मिट्टी होगी आपकी, उसको हम क्या करते हैं, उसको विद्युत भट्टी में आपको सुखाकर और इस नमूने को 25 mm के उसमें जल मिलाकर उसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और उसको हम छोटे छोटे बाल बना लेते हैं और उस बाल को हम कांच की प्लेट पे रख के और धागा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको और पतला करते हैं। तो इस गेंद को उंगलियों की सहायता से कांच की प्लेट पर रोल करते हैं उसमें, और उससे क्या होता है, वो आपका एक धागे के रूप में बनना स्टार्ट हो जाता है। इस क्रिया को हम कई बार अभ्यास कर लेते हैं जब तक कि जो आपका धागा होता है वो 3 mm व्यास का धागा ना बन जाए। उसको हम और पतला रोल करते रहेंगे, गेंद को जो आपका बॉल बनाए रहेंगे तो वो पतला सा धागे के रूप में बनता चला जाता है, और जब तक 3 mm का धागा ना बन जाए तब तक हम ऐसे ही करते रहते हैं, और तथा धागा टूटने की अवस्था में आ जाए। इसके बाद रोल करने पर, धागा बनाने पर वो टूट जाए, यानी कि अगर नहीं टूटता है तो बार बार हम उसको वही प्रक्रिया करेंगे, और 3 mm का धागा अगर बन गया है और जैसे ही उसके बाद जब तक टूट नहीं जाता है तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहते हैं। तो इस मृदा का जलांश ज्ञात कर लेते हैं और इस जलांश को सुगठित सीमा हम कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल होते हैं दोनों, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो ये आपके जब भी आप टेस्ट करेंगे तो इसको अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इसमें आपको धागा यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए फिगर की मदद से आप क्या करेंगे, 3 mm की धागा की तुलना करने के लिए प्रयोगशाला में 3 mm की पीतल छड़ ले लेते हैं, वहां से हम पता करेंगे 3 mm का धागा बना है कि नहीं। तो ये आपका छड़ है, दिखाया गया है। तो यही आपकी जो कांच की प्लेट है, इसी प्लेट पे हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे बाल बनाए हुए हैं हम यहाँ पर सॉइल के, तो वही रख के और उसके ऊपर हम अपनी हथेलियों से, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया, हथेलियों से उसको रोल करते चले जाएंगे। रोल यानी कि यहीं से आपका मृदा का जो धागा बनता है पतला सा ऐसे बनता चला जाता है, और जब तक वो टूट ना जाए तब तक हम यही प्रक्रिया करते रहते हैं। 3 mm का धागा आपको बनाना होता है, 3 mm का जो व्यास होता है उसमें। तो यही से आपका जो प्लास्टिक लिमिट हम ज्ञात कर लेते हैं, और पहला आपका लिक्विड लिमिट था। तीसरा हमारा है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट हम कैसे ज्ञात करते हैं, संकुचन सीमा ज्ञात करने के लिए मृदा प्रतिवर्ष को 425 माइक्रोन IS 40 से छानकर प्रयोग करते हैं। छनी हुई मृदा से 100 ग्राम नमूना लेकर उसमें हम आंसू जल मिलाकर लेप कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील की कटोरी में इस लेप को भरने से पूर्व कटोरी में ग्रीस कर लगा देते हैं, एवं मृदा का इस प्रकार भरा जाए कि वायु निष्कासित रहे। मृदा कटोरी में ऊपरी किनारे को समतल कर दें। अतिरिक्त मृदा को हटाने के लिए सीध रेखा का प्रयोग करते हैं। साइडों में लगी मृदा कपड़े से साफ कर दें एवं तस्तरी को तौल दें। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये सारे मेथड आपके दिए गए यहाँ पर, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे आपको तीन प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, लिक्विड लिमिट के, प्लास्टिक लिमिट के और श्रिंकेज लिमिट के। तो ये प्रैक्टिकल थे आपके इस चैप्टर के, और ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।